Now we will talk about the features of fundamental right. फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो पहला फीचर यही है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ओनली सिटीजन के लिए हैं, ओनली अवेलेबल फॉर सिटीजन्स, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट या अदर आर अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन्स। जब यहाँ पे ऑल पर्सन्स बोला तो इसका मतलब चाहे ये कोई सिटीजन हो, चाहे कोई फॉरेनर हो, और चाहे कोई लीगल एंटिटी हो, लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन मीन्स क्या होता है? लीगल पर्सन मीन्स होता है जैसे कंपनी हो गया या कॉरपोरेशन हो गया, जिसको कानून ने अधिकार दिया है, वो लीगल पर्सन हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए और लीगल पर्सन्स के लिए, सबके लिए अवेलेबल हैं। कुछ सिर्फ सिटीजन के लिए हैं और कुछ फॉरेनर के लिए, सिटीजन्स के लिए और लीगल पर्सन्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, नहीं, फॉरेनर्स के लिए भी हैं, लीगल पर्सन्स के लिए भी हैं। फंडामेंटल राइट का सेकंड फीचर है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है तो क्या है? क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वालिफाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मन करे आप वो नहीं कर सकते, मन के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में, तो आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्वालिफाइड है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, है ना। आप यूनिटी और इंटीग्रिटी देश की खतरे में नहीं डाल सकते हैं अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो। बोलने की स्वतंत्रता है तो आप अपने हित के लिए बोल सकते हैं, आप दूसरों के हित के लिए बोल सकते हैं, आप ऐसा बोलें कि दूसरे को नुकसान ना हो। इसका मतलब ये हुआ। एब्सोल्यूट नहीं है बोलने की स्वतंत्रता या कोई भी स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट नहीं बल्कि क्वालिफाइड है। अगर दूसरे आपके बोलने से दूसरे को नुकसान हो रहा है, वहाँ पे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ जाएगा। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डिसाइड कौन करता है? कौन करता है? तो ये कोर्ट करती है। कोर्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डिसाइड करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो बैलेंस का काम करता है। किसके बीच में? इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में और सोशल कंट्रोल के बीच में और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में बैलेंस का काम करता है। फीचर नंबर 3 है फंडामेंटल राइट का। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ होते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के भी खिलाफ होते हैं। जैसे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी बनाया गया है। अगर आर्टिकल 17 का उल्लंघन होता है तो एक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी ले लिया जाएगा। स्टेट के खिलाफ तो लिया जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसकी चपेट में आएगा। और जो सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, सारे आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उन सभी के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उपलब्ध है। नहीं, सबके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उपलब्ध नहीं है। कुछ के खिलाफ आपको ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी भी उपयोग करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 301 है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी का अगर हनन होता है तो इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट तो है नहीं। तो फंडामेंटल राइट अगर होता तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते थे सीधे, लेकिन अब ये ऑर्डिनरी लॉ के तहत गवर्न होगा तो आप सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप पहले निचली अदालतों में जाएंगे। अगर वहाँ पे ये डिसाइड होता है उस हिसाब से केस चलेगा इसका। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान में तो ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 300A, फिर भी इसके लिए लीगल रेमेडी यूज होगी, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी यूज होगी, और इसके लिए अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यूज होगी। फंडामेंटल राइट का फीचर 4, इसमें बोला गया है कि फंडामेंटल राइट के दो कैरेक्टर हैं, एक नेगेटिव कैरेक्टर है और एक पॉजिटिव कैरेक्टर है।
तो जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ है, और जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो इंडिविजुअल को प्रोवाइडेड है। ये स्टेट के खिलाफ है और ये इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया गया है। फिफ्थ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट। फिफ्थ फीचर है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। मीन्स दे आर जस्टिसिएबल। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। एंड दिस मीन्स फंडामेंटल राइट अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर दियर इन्फोर्समेंट इफ़ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि ये जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट फीचर नंबर 6। फीचर 6 ये बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट है डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारी भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट सीधे एक्शन में आ जाएगा। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अपील के जरिए ही जाओ, मतलब पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट जाओ, उसके बाद ऊपर वाली कोर्ट पे जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आओ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का डिफेंडर है और गारंटर है। नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल राइट का कि ये नेशनल इमरजेंसी में ये सस्पेंड हो जाता है। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, वो सस्पेंड हो सकते हैं। 20 और 21 के लिए अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि ये भी सस्पेंड हो जाना चाहिए तो ये भी सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 19 जो है उसमें 6 राइट्स दिए हुए हैं। 6 राइट्स कौन कौन से हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। ये 6 राइट दिए हुए हैं। इसमें कंडीशन ये है कि जब तक एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं होगा या किसी दूसरे देश से वार नहीं छिड़ जाएगा तब तक इस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इंटरनल एग्रेशन अगर या इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है उसके आधार पर आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है जब तक कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या वार ना छिड़ जाए। बाकी हम इमरजेंसी कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स कैसे बिहेव करते हैं वो किसी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे काफ़ी विस्तार से। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट के स्कोप ऑफ ऑपरेशन को लिमिट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आर्टिकल 31A के द्वारा, आर्टिकल 31B के द्वारा और आर्टिकल 31C के द्वारा। इन 3 आर्टिकल्स के तहत फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को, उसके स्कोप ऑफ ऑपरेशन को लिमिट किया जा सकता है। 31A क्या बोलता है? 31A बोलता है सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। अगर सरकार भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई कानून बनाती है पब्लिक इंटरेस्ट में, भले ही वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे, फिर भी आर्टिकल 31A उस कानून को बचा लेता है। 31B क्या बोलता है? 31B बोलता है कि अगर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में जो कानून डाले गए हैं उनको बचाता है 31B। इसी तरह से 31C, अगर सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए कोई कानून बनाती है, DPSP को लाने के लिए इफेक्ट में कोई कानून बनाती है और वो कानून फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है
तो आर्टिकल 31C उस कानून को बचा लेती है, क्योंकि डीपीएसपी तो ये डीपीएसपी सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। अगर 39B 39C को इफेक्ट में लाने के लिए गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, मतलब आर्थिक समानता लाने के लिए या सामाजिक समानता लाने के लिए गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, तो फंडामेंटल राइट उसके आड़े नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो आर्टिकल 31C उसको डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से बचा लेगी। बस यही है। नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल राइट का कि पार्लियामेंट आर्टिकल 33 के तहत रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। किस पर? आर्म्ड फोर्सेस पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर और किस पर? इंटेलिजेंस एजेंसीज पर और इसी तरह से कई अदर सर्विसेज पर, पुलिस फोर्सेस पर, ETC। फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट फीचर है अगर किसी पार्ट में मिलिट्री रूल चल रहा है या इसको हम बोल सकते हैं मार्शियल लॉ एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकता है फंडामेंटल राइट पे। और जो ये मिलिट्री रूल लगता है वो आर्टिकल 34 के तहत लगता है। क्यों लगता है? टू रिस्टोर ऑर्डर, ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए लगता है। ये जो मिलिट्री लॉ होता है, मिलिट्री लॉ या मार्शियल लॉ जो होता है, मार्शियल लॉ, ये नेशनल इमरजेंसी से अलग होता है, नेशनल इमरजेंसी से अलग होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। इन सबको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानते हैं। फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट फीचर है कि इसमें मोस्ट ऑफ द राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल या सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, या डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं। अलग से कोई इनके लिए लॉ नहीं लाना पड़ता है। लेकिन कुछ होते हैं वो उनके लिए लॉ लाना पड़ता है। सम राइट्स आर देयर, उनके लिए लॉ लाना पड़ता है उनको इफेक्ट में लाने के लिए। और जो इस तरह के लॉ होते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाती है। क्यों पार्लियामेंट ही क्यों बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री।